अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट टॉपिक इज 4.8 नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, आप इस लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है 4.8 नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखें स्टूडेंट्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से पहले ना आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो जराए जिसकी मदद से हम आम तौर पर डेली रूटीन में एनर्जी को गेन कर रहे हैं, एनर्जी को हासिल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल, कोयला, डीजल, सुई गैस। तो ये तमाम ऐसे जराए हैं जिनसे ना हम डेली रूटीन में ना इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, बिजली हासिल करते हैं, मींस एनर्जी हासिल करते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं? ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनकी हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। अब आप कहोगे सर ये क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि देखो, ये जितने भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, ये आपके फॉसिल फ्यूल्स कहलाती हैं और ये जमीन के नीचे से निकलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुकदार अमाउंट जो है वो खत्म हो रही है। इस वजह से जो फिजिस्ट हैं वो कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें इन जराए, इन सोर्स को छोड़कर, जो कि अभी हम यूज कर रहे हैं, इनको छोड़कर हमें कुछ ऐसे जराए की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा जो कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट कर पाए। तो आज हम उन्हीं के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो आप कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं? ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको हम आम डेली रूटीन में यूज नहीं करते। तो इसमें सबसे पहला आपके पास कौन सा आएगा? नंबर 1, एनर्जी फ्रॉम टायर्ड। इसका क्या मतलब है एनर्जी फ्रॉम टायर्ड? देखिए स्टूडेंट्स, बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। टायर्ड्स आपके क्या है? समुंदर के अंदर चांद की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पैदा होने वाली लहरों को क्या कहा जाता है? टायर्ड्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स देखें, हर चीज आपको पता है, जैसे हम जमीन के ऊपर खड़े हैं तो हमें जमीन जो है अपनी तरफ खींच रही है। इसी तरह समुंदर के अंदर जो लहरें पाई जाती हैं, समुंदर के अंदर जो आपको वाटर नजर आता है, उनके ऊपर बनने वाली लहरें जो हैं, वो लहरें आम तौर पर आपको चांद की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी बनती हुई नजर आती हैं। और इनको क्या कहते हैं? हम टायर्ड्स। और फिजिक्स ये कहते हैं कि फ्यूचर में आप इन टायर्ड्स को यूज करके एनर्जी को गेन करोगे। वो कैसे? देखें, समुंदर के दरमियान, ये समुंदर है, इसके दरमियान ये ऐसे लहरें पैदा हुई, मीन्स टायर्ड पैदा हुई चांद की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो क्या किया जाएगा फ्यूचर में? फिजिक्स ये कहते हैं कि आप यहाँ पे एक डैम बनाओ, इनके अंदर टर्बाइंस लगाओ, इनके अंदर क्या होंगी? टर्बाइंस लगाएंगी। जैसे ये लहरें देखिए, ये लहरें हर वक्त तो प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है ना? क्या होगा कि स्टूडेंट्स, जब ये लहरें प्रोड्यूस होंगी, जब ये टायर्स प्रोड्यूस होंगी, तो इन टायर्स को ना इन डैम्स के अंदर, इस डैम के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा। स्टोर करने के बाद ना, जैसे ही टायर को रिलीज किया जाएगा, ये टरबाइन से टकराएंगी, टरबाइन घूमेगी, रिमूव रोटेट करेगी और आपके पास क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी, मींस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर ये टायर जो है, जब वो खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद एक और अमल आएगा, दोबारा से ये स्टोर किए जाएंगे, फिर दोबारा से इनको रिलीज किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। जब ये टकराएंगी टरबाइन के साथ, तो फिर दोबारा से एनर्जी पैदा होगी। तो ये आपके पास क्या है? ये फर्स्ट आपके पास सोर्स है जो हम फ्यूचर में यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर में यूज हमें करने पड़ सकती हैं, फिजिक्स ये कहते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे से सोर्स जो हैं, पेट्रोल वगैरह, आपके पास सुई गैस वगैरह, ये डीजल वगैरह, ये तमाम इनके ज़खायर जो हैं वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं। अब सेकंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास क्या है? वो स्टूडेंट्स आपके पास है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। अब आप कहोगे ये भी तो लहरें ही हैं, लेकिन बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। टाइड्स और हैं, टाइड्स को हम वेव्स नहीं कह सकते, वो भी लहरें ही हैं, लेकिन वो पैदा होती हैं चांद की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन ये वेव्स क्या है?
अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि आप अगर डक को देख रहे हो, बतख को देख रहे हो चलते हुए पानी के अंदर, तो वो लहरें बनाती है। तो एक फिजिस्ट था जिसका नाम था सोल्टर। इसने क्या किया, इसने कहा कि क्यों ना मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाऊं जो कि बतख की तरह, डक की तरह बिल्कुल ऐसे समुद्र में चले और लहरें प्रोड्यूस करे, और उन लहरों की मदद से मैं क्या करूंगा, मैं एनर्जी को स्टोर करूंगा उस इंस्ट्रूमेंट में, और इंस्ट्रूमेंट में स्टोर करने के बाद मैं एनर्जी को गेन कर पाऊंगा। जैसे ही मेरी टर्बाइंस जो पानी की लहरों के साथ टकराएंगी, टकराने के बाद रोटेट करेंगी उस इंस्ट्रूमेंट की, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूं। सो इसने ना, इसने इस मेथड को जो नाम दे दिया ना, इसका, इसकी वेव से एनर्जी प्रोड्यूस करने के अमल को ना हम कहते हैं सोल्टर सोल्टर्स डक। अब ना, ये सोल्टर डक क्या है, ये दो काम होते हैं इसके अंदर। नंबर वन इसमें होता है डक फ्लोटर, डक फ्लोट। नंबर दो होता है बैलेंस फ्लोट, बैलेंस फ्लोट। देखिए, दोनों वर्ड्स को समझिएगा, डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट को। देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल सेम लाइक डक की तरह ही रोटेट करेगा और लहरें प्रोड्यूस करेगा, वेव्स उनको हम बोलेंगे। ये जो आपके पास है ना स्टूडेंट्स, डक फ्लोटर, ये क्या करता है, ये ना पानी को, जैसे पानी पानी के ऊपर ये फ्लोट करता है, बहता है, तैरता है, ठीक है ना। तैरने के बाद पानी को ना अपने अंदर, वो इंस्ट्रूमेंट पानी को अपने अंदर खींचता है, स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद ना ये बैलेंस फ्लोट क्या करता है, ये उस बहते हुए पानी को ना बैलेंस करता है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और बैलेंस करने के बाद जैसे ही रिलीज किया जाता है, तो ये उस इंस्ट्रूमेंट की टरबाइन से जाकर टकराता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इस मदद से क्या किया जा सकता है, फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हासिल किया जा सकता है। लेकिन देखो, ये इसलिए भी अभी तक इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही क्योंकि आपको पता है, हर एक कंट्री के अंदर आपको सी भी नहीं नजर आएगा, समुद्र भी नहीं नजर आएगा। इस वजह से इस ये दोनों जो मेथड है वो इतने ज्यादा हर मुल्क के अंदर सूटेबल नहीं है। तो थर्ड हम सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम करते हैं, ये हमारे पास है सोलर एनर्जी। देखिए, ये बहुत आपने पढ़ा भी हुआ है। सोलर का क्या मतलब है, देखिए आपने देखा भी हुआ है। मैं इसको ना आसान लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सोलर एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो हम सन, सूरज की रोशनी की वजह से हम क्या करते हैं, गेन कर पाते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ के ऊपर ये जो आपकी सूरज की रोशनी आपको जो नजर आती है अर्थ सरफेस के ऊपर, इसकी मकदार कितनी है, अमाउंट कितनी है। लेकिन उससे पहले ना, फिजिक्स ये कहते हैं कि जैसे ही ना आपको ये सन की जो रोशनी है ना, ये पहले अर्थ के ऊपर डायरेक्ट नहीं आती, ये पहले आती है अर्थ एटमोस्फियर में। अर्थ एटमोस्फियर क्या है, आपको पता है कि अर्थ के ऊपर क्या है, डिफरेंट किस्म के ना एटमोस्फेयर है। एटमोस्फेयर के अंदर आपको गैसेस भी मिलती हैं, डिफरेंट आपको चीजें मिलती हैं, स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये क्या कहलाता है, ये अर्थ एटमोस्फेयर कहलाता है। तो जब सूरज की रोशनी, सूरज जब अपनी रोशनी को रिलीज करता है, लाइट को रिलीज करता है, तो पहले वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाती है। वहां पे इसकी जो मुकदार होती है ना, ये आपने फिगर को याद रखना है। ये जो अमाउंट होती है, ये होती है 1.4 किलो वाट मीटर पर स्क्वायर। इतनी मुकदार से ना सन जो है ना, वो अपनी रोशनी को रिलीज करता है जमीन के ऊपर। लेकिन जमीन के ऊपर पड़ने से पहले ना, सन की रोशनी कहाँ पे जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वहां पे इतनी मुकदार में जाती है। अब ये जो अमाउंट है ना, 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको ना सोलर कांस्टेंट भी कहा जाता है। ये आपसे वो एमसीक्यूज में भी पूछता है, सोलर, इसको क्या कहा जाता है, सोलर कांस्टेंट, इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स सोलर कांस्टेंट। अब देखें, लेकिन जैसे ही आपको पता है कि वहां से अर्थ एटमॉस्फेयर से इसने कहां पे आना है, आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर ये नजर आनी है। लेकिन कहते हैं, फिजिस्ट कहते हैं कि अर्थ के सरफेस के ऊपर इसकी जो मुकदार आ जाती है ना, अर्थ सरफेस पर 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। देखिए, ये कम हो जाती है। वजह क्या है, देखो,
अर्थ के ऊपर ना एक्चुअल में जो हमें सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है ये उतनी नहीं है जितनी सूरज रिलीज करता है, सन जितनी रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है ना सूरज की रोशनी, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको पता है डिफरेंट किस्म की गैसेज हैं, वहां पे वाटर भी मिलता है, तो वो कुछ जो सन की रोशनी है वो रिलीज हो जाती है, इधर उधर चले जाती है, कुछ वो गैसेज जो हैं वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमें रिलीज होती है, मतलब हमें डिक्रीज होकर हमें मिलती है। ये जो एनर्जी हमें सन की एनर्जी है, रोशनी है, ये हमें डिक्रीज होकर हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर आती है। अब ये आपसे ना एमसीक्यूज में पूछता है, कहता है व्हाट इज द लाइट ऑफ सन एट अर्थ एटमोसफेयर, तो आपने कहना 1.4 किलो वाट मीटर पर सेकंड, मीटर पर स्क्वायर। उसके बाद वो कहता है अर्थ सरफेस के ऊपर आपके पास कितनी है सन की लाइट आपको शो होती है, तो वो 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर है। अब इसको ना हम इस लाइट को, आपको पता है सन की लाइट को हम लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सन की लाइट को क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का अगर आपको आ जाए ना यूनिट, तो वो यही होता है स्टूडेंट्स किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ना ये सोलर एनर्जी को समझ लिया कि जी सोलर एनर्जी जो है वो ये है। देखिए ये घरों में आपको पता है सोलर, आजकल तो सोलर एनर्जी आपकी घरों की छतों के ऊपर आपको शो भी होती है। ये काम किस तरह करती है ध्यान से देखिएगा, पहले ये देखें कि इसका फायदा क्या होता है। देखिए एनर्जी को स्टोर करना होता है ना, ये क्या करता है, ये जस्ट लाइक जैसे आपके यूपीएस होते हैं ना उसकी तरह ये ना काम करता है। जैसे ये ना इसके अंदर ना ऐसे लेंथी लेंथी से ना ऐसे जाल से ऐसे बिछा होता है, ऐसे पाइप्स इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर ना उन्होंने ना जो सिलिकॉन की ना चिप्स वगैरह लगाई होती हैं, ये ऐसे छतों के ऊपर ना ये ऐसे सोलर सिस्टम पड़ा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सोलर सिस्टम क्या करता है, जैसे सन की रोशनी इसके ऊपर ऐसे पड़ती है ना स्टूडेंट्स, तो ये ना उस सन की रोशनी को ना अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। अब आप सोचोगे सर ये कैसे, अक्सर आप ये ना एक्सपेरिमेंट भी करके देखना कि आपकी अगर कार वगैरह सूरज की रोशनी में खड़ी हो ना बाहर, तो वो कार आप देखोगे वो बहुत गर्म हो जाती है। उसकी वजह क्या है, वो कार जो है उस सन की रोशनी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। इसी तरह ना सोलर सिस्टम जो बनाया गया है ना वो भी इसी तरह बनाया गया कि ताकि ये सूरज की रोशनी को ना, ये जो लहरें सूरज की रोशनी को, ये जो तारे हैं ना, ये जो सिस्टम सारा अटैच हुआ है, ये जो मेटल्स का सिस्टम ये सारा बना होता है, इसके ऊपर जैसे सन की रोशनी पड़ती है ना, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ना चिप्स होती हैं, सिलिकॉन चिप्स होती हैं। सिलिकॉन चिप्स आपको पता है कि रेत की बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो वो इनको क्या करती हैं, इस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करती हैं। और स्टोर करने के बाद ना स्टूडेंट्स ग्लास, यहाँ पे एक ना ग्लास शीशे नुमा एक ग्लास लगा होता है। ये ग्लास क्या करता है, ये ग्लास ऐसे ना रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद आपको ना क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब आप कहोगे कि सर जब क्लोडी डे हो, मतलब बादल वगैरह आए हो, तो फिर क्या ये करेगा, देखें ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा ना। क्लोडी डे हो चाहे रात का टाइम हो, तो रात के टाइम में ये क्या करता है, ये डायरेक्ट नहीं चलता। दिन के टाइम में ये डायरेक्ट चलता है, मतलब दिन के टाइम में ना एनर्जी को स्टोर करता रहता है, लेकिन डायरेक्ट चलता भी रहता है। लेकिन रात को क्या करना पड़ता है, रात को आपको ये करना पड़ता है कि इसको ऑन करना पड़ता है। फिर ये जिस इसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर हो जाती है ना सारा दिन में, वो फिर आप क्या करते हो, रात को उसको यूज कर सकते हो। आप इसकी मदद से मतलब फैन वगैरह, फ्रिज वगैरह, डिफरेंट चीजें हम इसके अंदर चला सकते हैं। ये जस्ट लाइक जैसे आपका यूपीएस है ना, यूपीएस की फर्ज करें आपके घर की लाइट चली गई है, तो यूपीएस को ऑन करना पड़ता है, और यूपीएस फिर क्या करता है, आपकी तमाम लाइट्स वगैरह को ऑन कर देता है। ये भी इसी तरह काम करता है ये सोलर सिस्टम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपको ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में ये ज्यादातर इसमें से चीजें वो पूछता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए। मैंने जो मैक्सिमम थी वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ना, यानी कि जो हम नेक्स्ट एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमारे पास है नंबर 4। नंबर 4 जो हमारे पास है वो है एनर्जी फ्रॉम बायोमैस। देखिए एनर्जी फ्रॉम बायोमास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमास का क्या मतलब है, एनिमल डंग, मतलब एनिमल के जो फुजले वगैरह हैं, प्लांट का जो वेस्टेज है, प्लांट जड़ी बूटियां जो प्लांट के वो चीज़ें जो प्लांट वगैरह रिलीज करते हैं अपने, तो ये जो आपके पास डिफरेंट किस्म के आपके पास ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, एनिमल के फुजले वगैरह नज़र आ रहे हैं, गार्बेज जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो ये सारा इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी फिजिस्ट जो है वो फ्यूचर में इससे भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि चाइना वगैरह में तो अभी भी वो जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो वेस्ट चीजें होती हैं जैसे गार्बेज वगैरह है,
इससे चाइना वगैरह तो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ को अंडरस्टैंड लाजमी करना है स्टूडेंट्स कि ये जो एनिमल आपके पास है डेंग और आपके पास प्लांट वेस्टेज है, ये दो तरह से ना आप इसको ना यूज कर सकते हो। नंबर वन इसमें ये आ जाता है, इसमें आ जाता है डायरेक्ट कंबस्टन। देखिए डायरेक्ट कंबस्टन क्या होती है, इसको क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इसको ना खुश्क करके ना इस वेस्ट मटेरियल को ड्राई करके, इसको ना ड्राई करके इसके अंदर ना डिफरेंट किस्म की ना हीट प्रोड्यूस की जाती है। जैसे ही हरारत प्रोड्यूस होती है तो वो हीट क्या करती है, वो हीट मतलब कंबंशन का मतलब ये होता है कि इसमें डायरेक्ट हरारत प्रोड्यूस की जाती है, हीट प्रोड्यूस की जाती है इस फुजले के अंदर, यानी कि इस एनिमल के फुजले के अंदर, यहाँ आपको प्लांट की जो वेस्टेज वगैरह होती है इसके अंदर। तो डायरेक्ट जब कंबंशन करते हैं, डायरेक्ट उसके अंदर हरारत पैदा करते हैं, तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और दूसरा आपके पास जो इसके अंदर मेथड आता है वो है फर्मेंटेशन मेथड। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड ऐसे ही है कि जैसे स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर डिफरेंट किस्म के आपको जो मटेरियल्स नजर आते हैं, जैसे वो तमाम चीजें स्टूडेंट्स जो बिल्कुल गल सड़ जाती हैं ना, मतलब जैसे आपके फ्रूट्स वगैरह हो गए जो बिल्कुल गल सड़ जाते हैं, उनसे जो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उनसे जो हम हीट प्रोड्यूस करते हैं ना, उस मेथड को हम फिल्टर। अच्छा तो स्टूडेंट्स उस मेथड को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन मेथड कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल काम काम जस्ट लाइक ऐसे ही करता है, डायरेक्ट कंबंशन से ही करता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मटेरियल का आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड यूज होता है वो होता है एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। देखें ये तो वही है ना, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, मैंने ऊपर आपको बता दिया कि वो तमाम एनर्जी जो हम गार्बेज वगैरह, वेस्ट मटेरियल किसे कहते हैं, ऐसा मटेरियल जो आपके यूज के लिए है, जिसे आप अक्सर फेंक देते हो, ठीक है ना। तो इससे जो प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी होती है उसको वेस्ट मटेरियल कहते हैं। और ये फ्यूचर में देखिएगा आप, ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा आपको इस तरह की ना चीजें मिलेंगी। उसके बाद जो हमारा लास्ट आ जाता है स्टूडेंट्स नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, वो हमारे पास आ जाता है जियोथर्मल, जियो थर्मल एनर्जी। देखें ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ना जरा तवज्जो से अंडरस्टैंड करना है। देखें जियो थर्मल एनर्जी आपके पास क्या है, जियो का मतलब होता है जमीन, थर्मल का मतलब होता है हरारत प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूस करना। जमीन के नीचे आपको पता है क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे आपको डिफरेंट किस्म के ना रॉक्स यानी कि चट्टाने वगैरह नजर आती हैं, उनकी मदद से ना हमने हीट आने वाले वक्त में, फिजिस्ट ये कहते हैं कि उनकी मदद से हम क्या करेंगे, हीट को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि बिजली को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। वो कैसे, देखें स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहे हैं फिजिस्ट, ये कहते हैं कि हम जमीन के क्रस्ट के नीचे ना, जमीन की तह के नीचे हम जो हमारे पास जो रॉक्स है ना, उन रॉक्स को पहले हम क्या करेंगे, उन रॉक्स को एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने के बाद ना वो रॉक्स क्या करेंगे, हल्के हल्के से पार्टिकल्स में डिवाइड होंगी। जैसे ही वो थोड़े थोड़े पार्टिकल्स में डिवाइड होंगी ना, पार्टिकल्स में डिवाइड होंगी, तो वो ना इन्होंने ना जमीन की क्रस्ट के नीचे ऐसे ना वायर्स वगैरह फेंकनी है। जैसे ही वायर्स वगैरह ये फेंकेंगे ना, तो ये जो पार्टिकल्स है ना, ये रॉक के पार्टिकल्स, चट्टानों के पार्टिकल्स, ये इन वायर्स से टकराएंगे। टकराने के दरमियान इन वायर्स के अंदर जितनी भी टर्बाइंस होंगी ना, वो टर्बाइंस क्या करेंगी, वो रोटेट करेंगी। जैसे ही वो स्टूडेंट्स रोटेट करेंगी ना, तो रोटेट करने के बाद क्या होगा कि उनके अंदर रोटेशन पैदा होगी और हीट प्रोड्यूस होगी। और जब इन टरबाइन के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एनर्जी इससे प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये जो मेथड है ना, ये मेथड फ्यूचर में, मतलब ये मेथड फ्यूचर में काम करेगा। फिजिस्ट ये कहते हैं कि इसके ऊपर देखो प्रॉपर इसके ऊपर एक वर्किंग हो रही है। अब ये तमाम ऐसे कन्वेंशनल सोर्स हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं, जिनको फ्यूचर में हम यूज करेंगे। देखिए इनको यूज करने का मकसद क्या है, क्योंकि फिजिस्ट ये कहते हैं, साइंसदान ये सोच रहे हैं, क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास दिन ब दिन डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें इन चीजों के पीछे जाना पड़ेगा। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो एनर्जी फ्रॉम टाइड्स है ये भी इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी फ्रॉम बायोमास,
ये 4 जो ऐसे हैं, इन ये पेपर में आपसे वो पूछ सकता है एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो पूछ सकता है। और इनके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने मेथड्स आपसे डिस्कस किए हैं ना, ये भी आपसे वो पूछ सकता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।